Hello everyone. Welcome to the another class of Human Anatomy and Physiology 2. तो आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। और कल हमने देखा था कुछ है ना ब्रेन के बारे में और अपने उसका जनरल इंट्रोडक्शन और जो न्यूरॉन है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद हमने जो क्रेनियल नर्व्स है उसके बारे में भी हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। तो आज के क्लास में हम देखेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड क्या है ना, और बाकी इससे जुड़ी कुछ और इंटरेस्टिंग जानकारियां हम देखेंगे। और आगे इसी टॉपिक में हम जाके स्पाइनल कॉर्ड को एक बार फिर से हम डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे हम पहले इसकी कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड क्या है ना। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो अपना जो स्पाइनल कॉर्ड है ये क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट्स टू द ब्रेन थ्रू फोरामेन मैग्नम, है ना। एक ये ओपनिंग है जो ब्रेन से जो अपना स्पाइनल कॉर्ड है ना, उसको जो जोड़ने में एक जो इंपॉर्टेंट लिंक रहता है, वहां पे एक ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। तो ये जो स्कल है इसको है ना एक्सेस देता है स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करने के लिए। तो दिस पर्टिकुलर स्पाइनल कॉर्ड इज इनसर्कल्ड, है ना। ये एक अंदर रहता है। इनसर्कल्ड मतलब क्या होता है, अंदर रहना, एक प्रोटेक्शन के अंदर रहना, या फिर हम इसको सिक्योरिटी भी बोल सकते हैं। तो ये सिक्योर रहता है, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सिक्योर रहता है बाय बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, है ना। जो अपना रीढ़ की हड्डी है, तो ये जो रीढ़ की हड्डी है ये इसको कवर करता है और इसको सिक्योर करता है। और जो अपने स्पाइनल कॉर्ड है इसमें भी अराउंड 100 मिलियन न्यूरॉन्स रहते हैं। जैसे हमारे ब्रेन पे जो है वो 100 बिलियन न्यूरॉन्स थे, तो ऐसे हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जो है वो 100 मिलियन न्यूरॉन्स रहते हैं, है ना। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से भी स्पाइनल नर्व्स निकलते हैं। जैसे अपने ब्रेन से क्रेनियल नर्व्स निकल रहे थे बेस ऑफ ब्रेन से, ऐसे ही स्पाइनल कॉर्ड से क्या होता है, स्पाइनल नर्व्स निकलते हैं, जो कितने होते हैं 31 पेयर, है ना। सिमेट्रिकल रहते हैं, एक राइट साइड में निकलता है, एक लेफ्ट साइड में निकलता है। तो सिमेट्रिकली 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर देयर व्हिच आर इमर्ज्ड फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। ऐसे ही जो स्पाइनल कॉर्ड है ये एकदम सॉफ्ट रहता है, एकदम डेलिकेट स्ट्रक्चर है, सिलिंड्रिकल रहता है ना। और ये एक न्यूरॉन का बंडल है। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, राइट, ये क्या करता है, ये अपने ब्रेन के बेस, है ना, जो मेडुला ऑब्लंगाटा है, वो मेडुला ऑब्लंगाटा से लेके लुम्बार L1 L2 वर्टिब्रे तक ये रहता है नॉर्मल एडल्ट में। अगर इसकी हम लेंथ की बात करें तो मोटा मोटी ये 40 से 45 सेंटीमीटर तक होता है एडल्ट में, डिपेंडिंग ऑन दी हाइट, है ना, और जेंडर। मेल में थोड़ा लंबा रहता है कंपेयर टू फीमेल। तो 42 से 45 सेंटीमीटर या फिर 40 से 45 सेंटीमीटर बोल सकते हैं एडल्ट, है ना। तो जो स्पाइनल जो ये कॉर्ड है ये डिफरेंट डिफरेंट वर्टिब्रे से होके गुजरता है, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया है कि इसको इंसर्कल करता है वर्टिब्रे, ताकि इसको एक प्रोटेक्ट कर सके, बिकॉज दिस इज अ डेलिकेट ऑर्गन, वेरी सॉफ्ट एंड डेलिकेट ऑर्गन। तो जहां जहां से ये गुजरता है उसके हिसाब से हम फिर उस रीजन से क्या है कि कितने स्पाइनल नर्व्स निकले, उसके हिसाब से हम स्पाइनल नर्व्स को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सर्विकल रीजन होता है, जो सर्वाइकल बोले तो नेक रीजन, नेक रीजन पे 8 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स निकलते हैं। ऐसे ही थोरेसिक, थोरेसिक मतलब होता है चेस्ट, है ना, चेस्ट रीजन से 12 स्पाइनल नर्व्स निकलते हैं। ऐसे ही जो लुम्बार रीजन रहता है, जहां पे अपने किडनी सिचुएटेड रहते हैं, वहां से 5 स्पाइनल नर्व्स निकलते हैं। ऐसे सैक्रल रीजन से 5 स्पाइनल नर्व्स, और जो अपना कॉक्सिजियल रीजन है, जो अपना लास्ट कॉक्सिजियल रीजन है, वहां से एक स्पाइनल करके टोटल 31 स्पाइनल नर्व्स यहाँ से निकलते हैं। होप यहाँ पे ये चीजें आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी। ये जस्ट एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस कर रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तो अब हम देखेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हमने थोड़ा बहुत कुछ देखा। तो अभी स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन क्या है, राइट। ब्रेन को तो हमने बोला कि सेंसरी इंफॉर्मेशन को इनपुट करता है, फिर उसके बाद उसको इंटीग्रेशन करता है, ऑप्टिमाइज करता है, फिर मोटर रिस्पॉन्स देता है। ऐसे ही जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या काम करता है, तो सबसे पहला काम है ये कंडक्शन ऑफ सेंसरी इंपल्सेस टू द ब्रेन। जितने भी सेंसरी इंपल्स आते हैं बेसिकली जो स्पाइनल नर्व से आते हैं, उनको ये स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। और ब्रेन जो भी इंफॉर्मेशन देता है, मोटर इंपल्स जो देता है, उसको स्पाइनल कॉर्ड ले जाके स्पाइनल मोटर नर्व्स के थ्रू में डिफरेंट डिफरेंट मसल्स हमारे बॉडी के ना ग्लैंड्स और टिश्यूज को जाके देता है इंफॉर्मेशन कि उनको क्या करना चाहिए एज अ मोटर रिस्पॉन्स। ऐसे ही दूसरा जो इसका फंक्शन है, इट कंट्रोल्स क्विक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, है ना। जो अपने बॉडी में एक क्विक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स रहता है, जहां पे ब्रेन की संलग्नता नहीं रहती, ब्रेन उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है।
वो वाली एक्टिविटी ये कैरी आउट करता है, जिसको बेसिकली हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। तो जैसे हमने किसी गर्म चीज में हाथ लग गया तो अचानक से है ना, नोइंगली अननोइंगली हम अचानक से उसको गर्म चीज से निकाल देते हैं, या फिर अचानक से कुछ चुभ गया ना तो सडनली हम वहां पे रुक जाते हैं। तो ये जो फास्ट ऑटोमेटिक प्रोसेस, एकदम क्विक मैनर पे जो ये प्रोसेस करता है, ये स्पाइनल कॉर्ड करता है। मतलब ये टेम्पोररी कोऑर्डिनेशन सेंटर का भी काम करता है, जो रिफ्लेक्स एक्शन के टाइम पे हमको देखने को मिलता है। ऐसे ही स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम, राइट। हमने देखा था कि ये वर्टिब्रल कॉलम से प्रोटेक्टेड है वर्टिब्रल रीजन पे, और इसकी जो आउटर लेयरिंग रहती है वो मेनिंजियल लेयरिंग बोलते हैं, और यहाँ पे एक शॉक अब्जॉर्बिंग फ्लूइड भी रहता है जिसको हम सीएसएफ फ्लूइड बोलते हैं। इन चीजों को हम आगे जाके डिटेल में हम देखने वाले हैं, है ना। तो नर्वस सिस्टम अलाउज अस टू कैरी आउट द कम्प्लेक्स एरे ऑफ वर्क। जितने भी हमारे कम्प्लेक्स लॉजिकल रीजनिंग, थिंकिंग, है ना, मेमोरी, ये जो कम्प्लेक्स एरे ऑफ वर्क है वो करने में नर्वस सिस्टम हेल्प करता है। तो ये सेंसरी इंफॉर्मेशंस को हमारे ब्रेन तक इनपुट लेके जाता है, फिर ब्रेन इसको इंटीग्रेट, ऑप्टिमाइज और कोऑर्डिनेट करता है। उसके हिसाब से फिर मोटर टास्क हमको देखने को मिलता है। होप यहाँ पे चीजें समझ में आ गई होंगी। तो ये जो सेंसरी नर्व्स है बेसिकली ये क्या करती है, ये डिटेक्ट करती है जो भी स्टिमुलस है, इंटरनली हमारे बॉडी के अंदर का स्टिमुलस हो सकता है या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का स्टिमुलस हो सकता है ना, इसको डिटेक्ट करती है और इस चीज को ये लेके ब्रेन तक जाती है ना, या फिर ये स्पाइनल कॉर्ड तक भी जाती है। अगर स्पाइनल नर्व्स इसको स्पाइनल कॉर्ड में लेके जा रहे हैं तो स्पाइनल कॉर्ड फिर इसको ब्रेन पे लेके जाता है, या फिर डायरेक्टली जो क्रेनियल नर्व्स है, बेसिकली हमारे जो सेंस ऑर्गन की बात होती है वहां पे डायरेक्टली हमारे ब्रेन तक लेके जाते हैं। तो अगर ये ब्रेन तक डायरेक्टली सेंस ऑर्गन से जा रहा है तो वो क्रेनियल नर्व्स के थ्रू पे जाएगा, अगर स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू से जा रहा है तो स्पाइनल नर्व से होके जाएगा। जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन पे पहुंचेगी तो फिर क्या करेगा, ब्रेन इन सेंसरी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, फिर इन इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करेगा और कुछ इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेगा, इसको मेमोरी लर्निंग के तौर पे, और फिर यहाँ पे जो भी कंप्रहेंसिव डिसीजन है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, जो लॉजिकल एक रीजनिंग वाला एक पर्टिकुलर डिसीजन है जो हमारे लिए अच्छा होगा वो करता है ना। तो उसके बाद में ये क्या करता है कि आदमी को उस चीज से परसेप्शन बनाता है एक चीजों की, और जो ये स्टिमुलस है ये क्या करते हैं, ये हमारे मेमोरी को क्रिएट करते हैं, हमारे थिंकिंग को, हमारी लॉजिकल रीजनिंग को, है ना, जो भी हमारा एक कम्प्लेक्स एक जो प्रोसेस है बोले ना, जो हमारा हमको सुपीरियर बनाता है बाकी जानवरों से, वो सब करने में हमारा ब्रेन हमको हेल्प करता है। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं ना, लॉजिकल सिक्वेंसिंग करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, है ना, ऐसे ही प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करना, कोऑर्डिनेट करना, इंटीग्रेट करना, ये जो सारी चीजें हैं ये हमारी ब्रेन करता है। ये करने के बाद जो इसने मेमोरी बना के रखनी है वो तो इसने अपने ब्रेन पे मेमोरी बना के रख दिया, और उसके रिस्पॉन्स में जो भी इसको इन्फॉर्मेशन देना है ये उसके हिसाब से मोटर रिस्पॉन्स देगा। और मोटर रिस्पॉन्स जैसे ही इफरेंट आर्टेरियल क्या बोलते हैं, इफरेंट जो न्यूरॉन रहते हैं वो उसको टर्मिनल मसल्स तक लेके जाएंगे, या फिर उसको ग्लैंड तक लेके जाएंगे, या फिर टिश्यू तक लेके जाएंगे, है ना। तो ये इट माइट बी ड्यू टू द क्रेनियल मोटर नर्व और इट माइट बी फ्रॉम द स्पाइनल मोटर नर्व। तो वहां से जाके जो भी हमारा काम करना है, जैसे अगर ग्लैंड है तो कॉन्ट्रैक्ट होना है, सिक्रीट होना है, सिक्रीट कम होना है, ज्यादा होना है, मसल है तो कॉन्ट्रैक्ट होना है, रिलैक्स होना है, क्या होना है, तो ये जो भी एक्शन रहते हैं वो एक्शन फिर धीरे धीरे ये जो मोटर नर्व है ये हमको अलाउ करता है। होप यहाँ पे ये जो बेसिक एक फंक्शन है हमारा स्पाइनल कॉर्ड का ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम हर बार बात कर रहे हैं कि ब्रेन पे 100 बिलियन न्यूरॉन्स है ना, स्पाइनल कॉर्ड पे 100 मिलियन न्यूरॉन्स है। तो हम देखते हैं कि ये न्यूरॉन्स एक्चुअली है क्या, राइट। तो अगर हमने न्यूरॉन की बात करें, हमने कल की क्लास में कुछ इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देखी थी। तो न्यूरॉन्स बेसिकली क्या है, ये न्यूरोनल सेल्स है ना, ये फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है। तो अ न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, मतलब जिसको हम इम्पल्स बोल रहे हैं, बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जो इन्फॉर्मेशन का रिले होता है वो बेसिकली इन न्यूरॉन के थ्रू से होता है। इट रिसीव्स, प्रोसेस एंड ट्रांसमिट, है ना, हमारे ब्रेन पे या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इंफॉर्मेशन को रिसीव करना हो, या उनको प्रोसेस इंटीग्रेट करना हो, या फिर उस इंफॉर्मेशन को मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू उसको ट्रांसमिट करना हो, ये सारा काम किसका रहता है, ये न्यूरॉन्स का रहता है। तो इसीलिए हम इसको नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोल सकते हैं। तो न्यूरॉन्स है सेल बॉडी, जिसको हम सोमा बोलते हैं। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर में अगर हम देखेंगे तो उसका एक सेल का बॉडी रहेगा जिसको हम सोमा बोलते हैं, जिसमें एक न्यूक्लियस रहता है ना। ये क्या करता है, ये सेल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है।
ऐसे ही इसमें एक और डेंड्रिट्स रहता है, जो डेंड्रिट्स का काम है रिसीविंग करना, एक्सॉन का काम है इम्पल्स को कैरी करना, है ना। और ये जो इम्पल्स है इसको कैरी करके ये फिर टर्मिनल मसल या ग्लैंड में लेके जाता है, जहां पे ये उसको मोटर रिस्पॉन्स देके उससे काम करवाएगा, राइट। तो बेसिकली अगर हम वन लाइनर अगर हम देखेंगे तो न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन एक ऐसा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है जो हमारे बॉडी में कम्युनिकेशन को बनाए रखता है, नेटवर्किंग को बनाए रखता है। किसके साथ? सीएनएस को पीएनएस के साथ हो गया, सीएनएस को बाकी हमारे जो बॉडी पार्ट्स है उसके साथ जो कनेक्शन करने का काम है, जो कम्युनिकेशन करने का काम है, जो नेटवर्किंग करने का काम है, वो न्यूरॉन का है। होप यहाँ पे आपको ये चीजें क्लियरली समझ में आ गई हो। तो यहाँ पे हमारा एक और दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारे सिलेबस में, जो है न्यूरोग्लिया। अगर हमने न्यूरॉन को समझ लिया है तो यहाँ पे न्यूरोग्लिया को भी हमको समझना बहुत जरूरी है, आसान कॉन्सेप्ट है। तो न्यूरोग्लिया को हम कॉमनली ग्लायल सेल्स भी बोलते हैं, राइट। ये न्यूरॉन्स के साथ साथ ही रहते हैं, ये न्यूरॉन्स के दोस्त हम इनको मान सकते हैं। दे आर नॉन नर्वस सेल्स। हाँ, ये नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट्स नहीं है, मगर न्यूरॉन्स के साथ में क्लोजली रहते हैं, है ना। ये क्या करते हैं, ये बेसिकली हमारे न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं और उनको नॉरिश भी करते हैं, है ना। हमने जैसे वायर पे देखा होगा, हमने फाइबर्स पे देखा होगा, वायर्स पे देखा होगा, टेलीफोन के वायर पे देखा होगा, तो वहां पे क्या होता है ना, एक प्रोटेक्टेड कवरिंग भी चढ़ाया जाता है ना, शॉक अब्जॉर्ब करने के लिए हो या उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। ऐसे ही हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो अपने न्यूरॉन्स है, उस न्यूरॉन्स में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको नॉरिश करने के लिए एक एडिशनल लेयर ऑफ सेल्स दिया जाता है, जिसको हम बेसिकली न्यूरोग्लिया बोलते हैं। दे आर बेसिकली फाउंड इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो जहां जहां पे न्यूरॉन रहते हैं वहां वहां पे न्यूरोग्लिया हमको देखने को मिलते हैं। बेसिकली जो न्यूरॉन का जो गुच्छा रहता है, हमने बोला कि 100 बिलियन जो न्यूरॉन है वो अपने ब्रेन पे है और 100 मिलियन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में है। तो बेसिकली वहां पे हमको न्यूरोग्लिया जो है देखने को मिलेगा। हाउएवर अनलाइक न्यूरॉन दे डू नॉट कंडक्ट नर्व इम्पल्स। मैंने पहले ही बोल दिया कि इनका काम है सपोर्ट देना, प्रोटेक्ट करना, नॉरिश करना, जबकि इनका काम इंफॉर्मेशन को इधर उधर रिले करना नहीं है। बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू हेल्प न्यूरॉन टू फंक्शन प्रॉपरली। मगर क्या है कि अगर ये न्यूरोग्लिया नहीं रहेंगे ना, तो अपने न्यूरॉन जो है वो स्वस्थ नहीं रहेंगे। न्यूरॉन को जो है वो एक जो सपोर्ट मिलता है वो सपोर्ट नहीं मिलेगा। एक जो न्यूरॉन कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करते हैं, एक प्रोटेक्टेड तरीके से काम करते हैं, और जो न्यूरॉन हेल्थी रहते हैं, जिसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं, वो चीजें नहीं हो पाएगी। तो जो अपने न्यूरॉन है वो धीरे धीरे कमजोर हो जाएंगे। तो जो अपना न्यूरॉन्स है उनकी इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए न्यूरोग्लिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम ग्लायल सेल्स बोलते हैं। इसके अपने कुछ फंक्शंस हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि ये सपोर्ट करता है, इन टिश्यू को बाइंड करने में हेल्प करता है, होल्ड करने में हेल्प करता है, जो कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है। प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूरॉन सेल्स को भी सस्टेन्ड वर्क करने के लिए प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन चाहिए, वो प्रोवाइड करने का काम न्यूरोग्लिया करता है। और इन न्यूरॉन्स को ऑक्सीजन भी चाहिए। इनके माइटोकॉन्ड्रिया भी जो है एटीपी निकालती रहती है, क्योंकि जितना भी एक्शन पोटेंशियल हमारे ब्रेन पे चल रहा है, इंफॉर्मेशन का रिले जो हमारे ब्रेन पे चल रहा है, वो सब के लिए एक्टिव प्रोसेस है, उस सब के लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है जो हमारे न्यूरॉन्स में रहता है। तो उसके लिए ऑक्सीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से वो प्रॉपर एनर्जी निकाल पाए। प्रोटेक्ट्स न्यूरॉन, है ना, फिजिकली भी प्रोटेक्ट करते हैं, मैकेनिकली भी प्रोटेक्ट करते हैं, और फ्रॉम द फॉरेन माइक्रोबियल इन्वेजन से भी हमारे न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर्म माइलिन शीथ। माइलिन शीथ मतलब एक प्रोटेक्टिव इंसुलेटिंग लेयर है न्यूरॉन्स का, जो क्या करता है, पहले तो जो इम्पल्स है उसको एक यूनिडायरेक्शनल फॉर्म पे कंडक्ट करने में हेल्प करता है। जो उसका कंडक्शन है उसको फास्ट कर देता है, और उसका प्रोटेक्शन और नॉरिशमेंट इसका दूसरा वर्क रहता है। और जो इसका लास्ट वर्क है वो क्या करता है कि जो हमारे नर्वस सिस्टम पे जितने भी वेस्ट जनरेट होते हैं, राइट, ये कुदरत का नियम है, नेचर का नियम है। जहां जहां पे प्रोसेस होंगे वहां वहां पे वेस्ट भी निकलता रहेगा। तो उस वेस्ट को मिनिमाइज करने में, उस वेस्ट को क्लीन करने में, उस वेस्ट को रिमूव करने में, है ना, या फिर जो न्यूरॉन्स डेड हो गए हैं, या फिर न्यूरोग्लियल सेल्स डेड हो गए हैं, या फिर और कोई भी ऐसे प्रोटीन्स है ना, या फिर कोई ऐसे स्ट्रक्चर्स है ना जो डेड हो गए हैं, या फिर जिसको अभी जरूरत नहीं है, उसको क्लियर करने का काम कौन करेगा? ग्लायल सेल्स करेंगे, या फिर न्यूरोग्लिया हम उसको बोल सकते हैं। होप यहाँ पे ये जो कुछ इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस है वो आपको समझ में आ गए होंगी। तो अब हम देखेंगे कि जो हम न्यूरोग्लिया की बात कर रहे हैं, न्यूरोग्लिया कितने टाइप के होते हैं, राइट, बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली इसमें जो सबसे कॉमन आता है वो आता है एस्ट्रोसाइट्स, है ना। तो ये एस्ट्रोसाइट्स बेसिकली क्या है, ये
सपोर्ट करते हैं, नॉरिश करते हैं, राइट, और जो अपने कैपिलरीज रहते हैं उनको कवर करते हैं। कौन? एस्ट्रोसाइट सेल्स। बेसिकली अपने ब्रेन पे एक स्ट्रक्चर रहता है ब्लड ब्रेन बैरियर बोल के, मैं आगे जाके इसको एक्सप्लेन करूंगा। उस ब्लड ब्रेन बैरियर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन एस्ट्रोसाइट्स का। ये क्या बनाता है? एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है ना, जो जिसको हम ब्लड ब्रेन बैरियर बोलते हैं, ताकि जो ब्लड में हुए हार्मफुल और अनवांटेड या फिर वेस्ट मटेरियल से वो हमारे ब्रेन में डायरेक्टली एक्सेस ना मिले। उसको जो कंट्रोल करने का काम करते हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर करता है। और जो ब्लड ब्रेन बैरियर में एक जो इंपॉर्टेंट लेयर रहता है वो इस एस्ट्रोसाइट से बना हुआ होता है। हम आगे जब बीबीबी को डिस्कस करेंगे हम वहां पे एस्ट्रोसाइट्स के बारे में जरूर बात करेंगे, है ना। तो ये क्या करता है, जैसे एस्ट्रोसाइट रहता है ये टाइटली अलो करता है मॉलिक्यूल्स को हमारे ब्रेन पे एंटर करने के लिए, ताकि जो भी हार्मफुल और अनवांटेड सब्सटेंसेज है वो हमारे ब्रेन पे ना पहुंच सके। तो एस्ट्रोसाइट्स यहाँ पे बहुत ज्यादा काम होता है। तो ऐसे सेल्स को हम एस्ट्रोसाइट्स बोलते हैं, जो बेसिकली एक ग्लायल सेल्स ही है। ऐसे ही दूसरा टाइप का ग्लायल सेल जो है वो बोलते हैं हम ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ये क्या करते हैं, जो हमारे सीएनएस है ना, सीएनएस में क्या करते हैं, एक माइलिन शीथ बनाते हैं, राइट। माइलिन शीथ मतलब जो अपना एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर रहता है ना, उस न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बाहर पे कवरिंग बनाते हैं। अगर ये मान के चलो कि ये हमारा है ना, ये हमारा बेसिकली ये हमारा सेल है ना, ये हमारे एक्सॉन्स हो गए, यहाँ पे हमारे डेंड्रिट्स हो गए। तो इसका जो एक कवरिंग रहता है इसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ, है ना। ये क्या अपने न्यूरोनल सेल्स को एकदम कवर करके बैठता है, जो माइलिन बनाता है। जो ये कवर है ना, ये जो है ये व्हाइट कलर का रहता है। ये जो माइलिन है ये व्हाइट कलर का रहता है ना। इसीलिए ये जहां जहां पे ज्यादा मात्रा में ये जो अपने माइलिन शीथ वाले सेल्स मिलते हैं ना, न्यूरॉन्स मिलते हैं, वो फॉर्म होके व्हाइट मैटर बनाता है। क्योंकि ये जो शीथ है ये व्हाइट कलर का होता है, तो इसकी वजह से जो ये जो कम्प्लेक्स बहुत सारे जो न्यूरॉन का एक जमावड़ा है, एक जो कलेक्शन है, वो व्हाइट कलर का दिखता है, इसीलिए हम इसको व्हाइट मैटर भी बोलते हैं। होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो मोटा मोटी क्या है कि जो हमारे ब्रेन पे व्हाइट मैटर बनता है वो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स टाइप के न्यूरोग्लिया की वजह से व्हाइट दिखता है, इसलिए हम उसको व्हाइट मैटर बोलते हैं। ऐसे ही जो तीसरा टाइप का अपना ग्लायल सेल्स है ना, उसको हम बोलते हैं माइक्रोग्लिया। माइक्रो नाम से ही समझ में आ रहा है, बहुत छोटे सेल्स रहते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, हमारे डिफेंसिव सेल्स की तरह काम करते हैं। जो माइक्रोग्लिया है ये बेसिकली फेगोसाइटिक इन नेचर होते हैं, और जो हमारे सीएनएस में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट, बैक्टीरिया, माइक्रोबियल पैथोजन और अनवांटेड जो भी चीजें आते हैं उनको खा के डाइजेस्ट करने का काम करता है। इनको हम बोलते हैं माइक्रोग्लियल सेल। बेसिकली ये जो माइक्रोग्लायल सेल्स है ये जो है अपने डिफेंसिव सेल्स है, न्यूरोग्लिया के डिफेंसिव जो सेल्स रहते हैं उसको हम बोलते हैं माइक्रोग्लिया। ऐसे ही फिर जो हमारे चौथे टाइप के सेल है उनको हम बोलते हैं एपेंडाइमल सेल्स। ये क्या करते हैं, जो अपने वेंट्रिकल्स रहते हैं ब्रेन के जो बेसिकली कैविटी रहती है उसको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं, और उनको कवर करते हैं। और जो अपना सीएसएफ जिसको हम सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, आगे हम इसको फिर से डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। उसकी जो लाइनिंग रहती है उसको बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं एपेंडाइमल सेल्स। ये जो जितने भी हमने यहाँ पे एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया और एपेंडाइमल सेल्स की डिस्कस करी, ये बेसिकली अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखने को मिलते हैं, बेसिकली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में देखने को मिलते हैं। फिर आता है हमारा स्वान सेल्स बोल के। जो ये स्वान सेल है ये माइलिन शीथ बनाता है, बेसिकली पेरिफेरल न्यूरॉन्स के। जो अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बनाता है उसको हम ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बोलते हैं। जो अपने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बनाता है उसको हम स्वान सेल बोलते हैं। ऐसे ही फिर जो इसमें और एक इंपॉर्टेंट आता है वो आता है सैटेलाइट सेल्स। ये जनरली गैंग्लियाज में फॉर्म होता है। गैंग्लिया क्या है हम आगे जाके देखेंगे। दीज आर दी कम्प्लेक्स जंक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स, जहां से इंफॉर्मेशन इधर उधर पे डाइवर्ट होती है, जैसे हमारे हाईवे में चौराहे होते हैं वैसे। तो जो अपने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो गैंग्लिया रहते हैं, है ना, उसको जो बनाते हैं उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट सेल्स, एंड हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ केमिकल इन्वायरमेंट, है ना। तो जो ये न्यूरॉन्स के अगल बगल में जो केमिकल इन्वायरमेंट रहता है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, सैटेलाइट सेल्स। तो ये जो स्वान सेल और सैटेलाइट सेल है ये बेसिकली हमको पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में देखने को मिलते हैं, जबकि एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया एंड एपेंडाइमल सेल जो है वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में देखने को मिलते हैं, है ना। अगर यहाँ पे फिर एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो शॉर्ट नोट है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। वो क्या है कि जो अगर ये ग्लायल सेल्स है, अगर इन ग्लायल सेल्स का कोई भी टाइप के एस्ट्रोसाइट्स हो, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हो, माइक्रोग्लिया हो, एपेंडाइमल सेल्स हो, या स्वान सेल्स हो, या सैटेलाइट सेल्स हो, कोई भी अगर ये जो ग्लायल सेल्स है अगर इनका ट्यूमर हो जाता है, मतलब कैंसर हो जाता है, इन ऐसे टाइप के ट्यूमर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्लायोमास बोलते हैं। होप यहाँ पे आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो आज के क्लास में हम क्या देखे, हमने सबसे पहले आज के क्लास में देखा कि जो अपना ये स्पाइनल कॉर्ड है
इसके बारे में हमने देखा कि स्पाइनल कॉर्ड क्या है। स्पाइनल कॉर्ड जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, एक टेम्पोररी ब्रेन जैसा है जो एकदम रिफ्लेक्स कंडीशन पे क्या करता है, प्रोसेस करके हमारे जो डिसीजन मेकिंग है बेसिकली रिफ्लेक्स एक्शन उसमें हेल्प करता है। 100 मिलियन न्यूरॉन्स रहते हैं इसमें, 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स निकले रहते हैं। जो स्पाइनल कॉर्ड है अगर हम एनाटॉमिकली डिस्कस करेंगे तो सॉफ्ट सिलेंड्रिकल नर्वस टिश्यू है जो मेडुला ऑब्लंगाटा से कनेक्ट करता है ना, और हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको बनाता है, राइट। इसके बहुत सारे काम हैं। बेसिकली ये क्या करता है, सेंसरी जो इंफॉर्मेशन है उसको देता है ब्रेन के पास, और ब्रेन से मोटर इंफॉर्मेशन को लेके जो टर्मिनल टिश्यूज रहते हैं, जो टर्मिनल ग्लैंड्स रहते हैं और यहाँ पे टर्मिनल जो मसल्स रहते हैं उन पे जाके ये इंफॉर्मेशन को रिले करता है। उसके बारे में हमने न्यूरॉन्स को देखा जो स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट्स ऑफ अवर नर्वस सिस्टम है ना। ऐसे ही फिर हमने न्यूरोग्लिया के बारे में हमने डिस्कस किया कि ये न्यूरोग्लिया क्या है, राइट। जो अपने न्यूरोग्लिया है ये बेसिकली जो न्यूरॉन्स है वो तो नहीं है, न्यूरॉन जैसे कंडक्शन का काम नहीं करते हैं, मगर न्यूरॉन्स को सपोर्ट करने में, प्रोटेक्ट करने में, नॉरिश करने में, बाइंड करने में बहुत ज्यादा यूजफुल है, राइट। इनके अगर हम टाइप्स देखेंगे तो एस्ट्रोसाइट्स जो परमेबिलिटी को मेंटेन करता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो व्हाइट मैटर बनाता है सीएनएस में, माइक्रोग्लिया जो डिफेंसिव नेचर रहता है, इपेंडाइमल सेल्स जो वेंट्रिकल्स बनाता है, लाइनिंग बनाता है, सर्कुलेशन को मेंटेन करता है, फ्लो को मेंटेन करता है, ये हो गए इपेंडाइमल सेल्स। ऐसे अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में देखेंगे तो हमको स्वान सेल मिलेंगे जो माइलिन शीथ बनाते हैं, और सैटेलाइट सेल्स जो गैंग्लियोनिक जंक्शंस को बनाते हैं। होप यहाँ पे आपको ये वाला क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर इन ग्लायल सेल्स का ट्यूमर हो जाता है तो हम उनको ग्लायमास बोलते हैं। तो आज के क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम है ना नर्व फाइबर के बारे में लेके आएंगे। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कॉमेंट्स में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो। और जैसे आपको मालूम है कि इसके रिलेटेड जो नोट्स हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो ऐसे क्वालिटी नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कर सकते हो। हैविंग सेड दैट, थैंक यू फॉर लिसनिंग टुडेज क्लास। सी यू सून इन दी अनदर क्लास। थैंक यू।